डॉक्टर अजय हाडिया साहब, विश्व इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिवस की सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जी थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला सवाल ये है कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी को हम देखते हैं तो कैंसर वो बीमारी था जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समक्ष कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था। शायद अगर उनकी माता जी को कैंसर नहीं होता तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी शायद हमारे बीच नहीं आता। अब मेरा पहला सवाल तो यही है कि उस समय की चुनौती और आज की चुनौती इस बीमारी के सामने, कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खड़ा है और कहाँ देश का जो पूरा स्वास्थ्य सिस्टम है वो खड़ा है। देखिए, चुनौती की बात में कहूँगा, कैंसर जो शब्द है ये हमेशा हमारे इंसान को चुनौती उसने दी है। हजारों सालों से ये कैंसर की बीमारी होती रही है, जैसे हम नासूर कहते हैं। 18वीं शताब्दी में चुनौती था और आज 21वीं शताब्दी में ये चुनौती है। और इस समय इसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका प्रमुख कारण जो है, जो आज हम जो भौतिकवाद की दुनिया में जी रहे हैं और हम हर चीज़ चाहते हैं कि समय से पहले वो हमें मिल जाए, और इसीलिए हम नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं। और हमारी जो फसलें हैं, जो हमारा दैनिक जीवन में उपयोग कर किए जाने वाला जो भोजन है, उसको भी हम चाहते हैं कि वो भी अधिक मात्रा में पैदा हो और कम समय में पैदा हो। हाइब्रिड का समय ये चल रहा है, और ये जो हाइब्रिड हमारी जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है, और इसे पैदा करने में हमें बहुत सारे केमिकल्स का, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती कैंसर की बनती जा रहा है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी की जो पर्सनालिटी थी वो देखा जाए तो एक व्यक्ति से शुरू होती है। राजनीति छोड़ के चिकित्सा पेशा में आना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। मुझे नहीं लगता है कि आज के दिनों में ऐसी कोई पर्सनालिटी हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स छोड़ के फिर हेल्थ सिस्टम में आए। सबसे पहले तो इस पे आपका एक ओपिनियन चाहूँगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन को छोड़ते हुए उन्हें अनुसंधान के क्षेत्र में आना पड़ा। आज कोई भी हमारा राजनेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तड़क भड़क का जीवन जी रहा है और उसे कह दिया जाए कि उसे ये सब चीज़ छोड़ के और उसे रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च या अनुसंधान करना कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमें एक दिन, 2 दिन या 1 महीने में प्राप्त होगी। इसके लिए हमें बरसों बरस तक हमें इसके ऊपर सतत कार्य करना पड़ता है, तभी उसमें हमें सफलता मिलती है। तो काउंट सीजर मैटी ने भी अपने जीवन के 20 साल तो अनुसंधान करने में, एक चिकित्सा विधा को ओरिजिनेट करने में, पैदा करने में 20 वर्षों का समय लगाया, और इसके बाद पूरा जीवन उन्होंने मानव सेवा में लगा दिया। तो ऐसे बिरले बहुत कम लोग होते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं कि ऐसे काउंट सीजर मैटी जैसी शख्सियत दुनिया में कभी कभार पैदा होती है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जब पर्सनालिटी को हम बहुत करीब से पढ़ते हैं तो कई एस्पेक्ट में चीज़ें नज़र आती है। एक, चाहे हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें जहाँ पॉलिटिकल पूरी जर्नी है, एक मेडिकल सिस्टम हमें नज़र आता है, एक लिटरेचर की वो पूरा साम्राज्य नज़र आता है जहाँ पे पूरी मेडिकल सिस्टम को उन्होंने लिखने की कोशिश किया। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको उनके जीवन का कौन सा वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मुझे तो काउंट सीजर मैटी जी के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी है वो सभी हमें एक उत्प्रेरक का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। देखिए, काउंट सीजर मैटी एक अनुसंधानकर्ता, एक रिसर्चर तो थे ही, साथ में उन्होंने इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए देश और दुनिया के अंदर अपनी मेडिसिन्स को पूरी दुनिया में पहुंचाया, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ तो चलते नहीं थे, पानी के जहाज़ चलते थे। उससे उन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचाया। और इसके अलावा उन्होंने लिटरेचर भी लिखा। उन्होंने, काउंट सीजर मैटी ने ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसके अंदर उन्होंने
मेडिसिन्स का बताया, कैसे ट्रीटमेंट किया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें एक साथ करना, एक ही व्यक्ति के अंदर इतने गुण होना असंभव होता है, परंतु वो उन्होंने संभव किया। हम उन्हें हेड्स अप करते हैं। जब काउंट सिजरमैटी के सामने वो चुनौती था, जब इटली से लेकर विश्व के तमाम देशों में वो संदेश पहुंचाने की एक उथल पुथल थी, आज हम लोग भारत की स्थिति को जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि संदेश आज भी कई हिस्सों में दबी रह जाती है। संदेश का बनना और फिर उस संदेश का उसी रूप में उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें ज़रूरत है, इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, इस कमी को पूरा करने के लिए आपने जैसे 1881 की बात की है, तो आज का जो दौर है, आज का दौर बहुत फास्ट चल रहा है। आज गूगल है, हमारे पास में इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, हमारे सामने इतने सारे पेपर्स हैं, तो हम अपनी बातों को हर स्तर तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। देवेलिया हॉस्पिटल ही ऐसा है जो हमारे अनुसंधान को, हमारे हॉस्पिटल को, हमारे जो पेशेंट्स हैं जो उसको हम ट्रीट करते हैं, उनके फीडबैक को, उनकी रिपोर्ट्स को हम लोग पब्लिश करते रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। परंतु यह हम ये कहेंगे कि आज देश के अंदर लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उस हर पॉपुलेशन तक, हर व्यक्ति तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हम यदि हमारे देश की पॉपुलेशन को 10% भी हम यदि पहुंच जाएं तो इलेक्ट्रोपैथी के लिए बहुत एक सफल एक कार्य होगा। विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस की जो पहली तस्वीर आपके जहन में इस वक्त बन रही है, वो किस रूप में बन रही है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दिन को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है? इस समारोह का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो किन मूल्यों पे आधारित आप देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा ड्रीम तो शुरू से ये रहा है, जब से मैं चिकित्सा विभाग के अंदर आया हूँ। मेरा ड्रीम, और मैंने जो इसमें अनुभव लिया है अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तो मेरा यही ड्रीम है कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विद्या मुख्य चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ये मुख्य धारा की चिकित्सा विधा बने। और जिस प्रकार से एलोपैथी घर घर में पॉपुलर है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी भी घर घर में पॉपुलर हो। और यही देवेलिया हॉस्पिटल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का फ्यूचर की योजना है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, हर घर तक पहुँचे, इलेक्ट्रोपैथी को पहुँचाएँ। और जब विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस की बात करेंगे, कई जगह समारोह हो रहे हैं, कई लोग टॉक शो के जरिए संदेशों को फैला रहे हैं, जिन्हें जिस तरीके से लग रहा है उस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके जहन से ये जानना चाहूँगा कि ये समारोह का रूपरेखा आगे आने वाले दिनों में किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, आने वाले समय में तो देवेलिया हॉस्पिटल हर प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर ही रहा है। और जैसे मैंने अभी पिछली आपको वक्तव्य में बताया कि हम लोग अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग एक हॉस्पिटल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल डिसीज़ का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी द्वारा किया जाएगा। ऐसी बीमारियां जो अन्य चिकित्सा विधा के अंदर ठीक नहीं हो पा रही हैं, या वहाँ के जो मरीज परेशान हैं, जो निराश हैं, और निराशावादी मरीजों के अंदर नई जान फूंकने का काम इलेक्ट्रोपैथी का है। और हम बहुत शीघ्र ही वो एक नया अस्पताल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अजय हडिया साहब, अब हम सवाल उस तरफ लिए चलते हैं जिस तरफ शोध की एक पूरी दुनिया नज़र आती है। पहले कोई बीमारी सामने आती है, बीमारी पे शोध होते हैं, फिर परिणाम सामने आते हैं। लेकिन आज के दिनों की जो स्थिति है, मेडिकल सिस्टम के लोग ही इस मेडिकल सिस्टम को समझने से बहुत दूर हैं। क्या रिसर्च होगा, क्या परिणाम मिलेंगे, कैसे स्थिति बदलेगी, इस सोच को कैसे आप बदलेंगे? आप देखिए, निश्चित है कि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर रिसर्च की अभी बहुत बड़ी कमी है। एक हर चिकित्सा विधा तभी आगे बढ़ती है जब उसमें रिसर्च हो और उसकी एविडेंस कलेक्ट किए जाएं, और एविडेंस को हम पब्लिश करें, हम लोगों तक अपने पहुंचाएं। तो देवेलिया हॉस्पिटल ने भी अपने रिसर्च को, अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में हम लोगों ने एक देवी अहिल्या हर्बल स्पजरिक इंडिया नाम से हमने एक कंपनी बनाई है। और इसी देवेलिया हॉस्पिटल में हमने एक लेबोरेटरी हमने इस्टेब्लिश की है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोपैथी प्लांट्स की मेडिसिन को वहाँ पे हम स्पजरिक कोवेशन मेथड से हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि विगत हमने लगभग 25 दिन हुए हमारी लैब को स्टार्ट किए को, और हमने 5 प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन निकाला है। और निकालने के बाद में हमने इंडिविजुअल उन प्लांट्स के एक्सट्रैक्शन को हमने निकालने के बाद में
हमने अपने पेशेंट्स पे भी हम लोगों ने उसका देना स्टार्ट किया है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो निश्चित ही मैं कहूँगा कि ये लेबोरेटरी आने वाले साल भर में, 2 साल में, 3 साल के अंदर इतने सारे क्लिनिकल एविडेंस पैदा कर देगी जिससे रिसर्च की बहुत सारी अपार संभावनाएं खुलेंगी और इलेक्ट्रोपैथी एक बृहद रूप से पूरी देश और दुनिया में इस चिकित्सा विधा के साथ जानी जाएगी। डॉक्टर अजय हाडिया साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक लेना चाहूँगा यहाँ पे। आपने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी के संघर्ष के उन पहलुओं का भी जिक्र किया जो आपके जहन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी के संदेश को आगे फैलाने के लिए, या फिर जो कुछ भी उस वक्त की हालात थे, स्थिति थे, खबरें थी, जो उनकी जानकारी थी, जो शोध संबंधित चीज़ें जो आज भी मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में बहुत दूर है, क्या आपकी पहल होगी, क्या कोशिश होगी जिससे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी को हम बेहतर समझ सके और ख़ास तौर पे जो मेडिकल सिस्टम के जो लोग हैं उन तक हम ये बात बता सके कि विश्व में कोई ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने आज की जो बड़ी पैथी है उसी से आगे हटकर या उन तमाम पैथी को देखकर समझते हुए एक बेहतर पैथी इस दुनिया को एक दान के रूप में दिया और उसे आज हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को एविडेंस के साथ हम लोगों तक पहुंचाएं, हम मेडिकल फर्टिलिटी को पहुंचाएं, हम सरकार तक पहुंचाएं। और देवेलिया हॉस्पिटल अपनी पूरी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करता है तो हम एविडेंस अपने साथ रखते हैं। तो हम उस एविडेंस की बुक हम कोशिश हमारी रहेगी कि हम 6 महीने में, हर 3 महीने में, हम साल भर के अंदर अपने एविडेंस को लोगों तक पहुंचाते रहें। और निश्चित है कि जब एविडेंस लोगों तक पहुंचेंगे, मेडिकल फ्रेटर्निटी तक पहुंचेंगे, सरकार तक पहुंचेंगे, तो इसका जो मैं कहूँगा कि फेथ है, विश्वास है, वो डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। और जब विश्वास एक बार बढ़ जाएगा, जब एविडेंस आ जाएंगे, तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोपैथी एक स्थापित चिकित्सा विधा हो जाएगी। आखिर 2 सवाल और लूँगा डॉक्टर अजय हाडिया साहब। पहला तो सवाल ये है कि आज के दिनों में जो चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में योगदान दे रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी को याद करते हुए, जिससे कि हम एक काउंट सीजर मैटी जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन समहाउ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो कंट्रीब्यूशन है, हम एटलीस्ट वो तो प्ले करें। जो भी हमारे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विधा के जो लोग हैं उनसे मैं यही उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इस विधा के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित है कि देवेलिया हॉस्पिटल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी उनके हर सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो वो कभी भी अपनी किसी भी समस्या को लेके यदि कुछ वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण चाहते हैं, तो निश्चित है कि वो हम सब प्रोवाइड करेंगे। और आने वाले समय के अंदर हम इतने इलेक्ट्रोपैथी की क्वालिफाइड हम इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक को पूरे देश के अंदर फैला देंगे ताकि वो हर बात का जवाब जन सामान्य को और अन्य चिकित्सा विधा के लोगों तक पहुंचा सके। और आखिर में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल का वक्त है। डॉक्टर अजय हाडिया सर, जब आप डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी को याद करते हैं, उनकी अप्रोच को आप बहुत करीब से समझते हैं, महसूस करते हैं, आप उस शोध के उस जगह पे भी होते हैं जहाँ पे नए रूप में मेडिसिन को जन्म देने की कोशिश होती है। मैं याद करना चाहता हूँ उस लम्हा को जब आप शोध के उस क्षेत्र में होते हैं। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी की अप्रोच को आप कैसे याद करते हैं? आखिर क्या वो सोचते होंगे उस दौर में? और सिर्फ शोध ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो उन लोगों का भी इलाज किया जो देश के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हुआ करते थे, और शायद देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल भी उन रास्तों पे कई बार नजर आता है। तो मेरा सवाल है कि आखिर उनकी जो अप्रोच हुआ करती होगी उन तमाम जगहों पे, चाहे वो शोध का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इलाज करने का प्लेटफॉर्म हो, कितना खुद को आप करीब महसूस करते हैं? देखिए, मैं तो यही मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं 24 घंटे केवल मैं इलेक्ट्रोपैथी अपने मरीजों के बारे में सोचता रहता हूँ, और जब ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती हैं कि जो एक पेशेंट आता है उसको इसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, और उन चीज़ों को हम लोग उसकी तकलीफ़ों के अंदर, उसकी चीज़ों में हम जब इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आधी रात को भी मुझे लगता है कि मुझे रात को 2 बजे मुझे ये करना चाहिए, और सुबह मैं वही करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि 24 घंटे रिसर्च
अनुसंधान इलेक्ट्रोपैथी हमारे जहन में होती है, और हो सकता है कि आज से 150 साल पहले काउंट मैटी के भी जहन में, दिमाग में रिसर्च, अनुसंधान और मरीज हुआ करते थे। तो आज सिमिलर हम अपनी उसी सोच के साथ इलेक्ट्रोपैथी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई संदेश जो आपके जहन में हो? जो मेरा संदेश बस यही है कि जितने भी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक हैं, यदि वो इलेक्ट्रोपैथी विधा में अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक दिन जन मान्यता प्राप्त चिकित्सा विधा होगी और बहुत जल्द होगी, और भारत सरकार, प्रदेश सरकार इसे एक्सेप्ट करेगी और इसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाकर इसे खड़ा करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।